हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एजुटेशन। पिछले क्लास में हमने तरंग के दो प्रकार अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के बारे में जाना था। जब हम तरंग को माध्यम के आवश्यकता के अनुसार भी दो पार्ट में बांटे थे, एक यांत्रिक तरंग था और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग था। तो आज हम यांत्रिक तरंग को जानेंगे। तो आइए यांत्रिक तरंग को जानते हैं। यांत्रिक तरंग की बात करें, जिसे मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं, वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती है। जैसे जल की तरंगें, ध्वनि की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें। आप इन तीन एग्जाम्पल में देखेंगे कि जल की तरंगें जो कि ऐसे ऐसे गमन करती है, यानी कि अनुप्रस्थ रूप में गमन करती है। ध्वनि की तरंगें समानांतर यानी कि अनुदैर्घ्य के रूप में गमन करेगी। स्प्रिंग की तरंगें भी अनुदैर्घ्य। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ केस में यांत्रिक तरंगें अनुप्रस्थ और कुछ केस में अनुदैर्घ्य भी हैं। पर ज़्यादातर केस की बात करें तो उसमें ज़्यादातर केस में यांत्रिक तरंगें अनुदैर्घ्य है। और यांत्रिक तरंग में हम अनुदैर्घ्य तरंग को जानेंगे और अनुदैर्घ्य तरंग में हम ध्वनि तरंग को अच्छे से जानेंगे। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये तरंगें अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं, अनुदैर्घ्य भी। आपको हम जल का और तीनों एग्जाम्पल जो था वो बताए थे। जल की तरंगें हैं, उनके बाद उनको भी अगर बिना जल के, अगर जल में अगर तरंग की बात करें तो बिना जल के जल का तरंग निर्माण नहीं होगा। तो उसे जल की तरंग निर्मित होने के लिए जल की आवश्यकता होगी। तो जल भी एक माध्यम है। तो जल की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं, तो ये भी यांत्रिक तरंग में आती हैं क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता है। ध्वनि तरंग की बात करें तो ध्वनि तरंग भी आपको पता ही है कि बिना माध्यम के नहीं गमन कर पाती है। और स्प्रिंग की तरंग भी एक अनुदैर्घ्य तरंग है, इसलिए माध्यम की आवश्यकता इसे भी होती है। तो ये तरंगें अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं, अनुदैर्घ्य भी। पर ज़्यादातर किसकी बात करें तो ये अनुदैर्घ्य ही होती हैं। नोट में लिखा गया है कि प्रत्यास्था तथा जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंगों को किसी माध्यम में संचरण संभव होता है। प्रत्यास्था तथा जड़त्व कहने का अर्थ है कि प्रत्यास्था मतलब कि कोई वस्तु कितनी लचीली है, यानी कि अपनी स्थिति को कितना जल्दी रिकवर करती है। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं और उस बल का जब हम उस बल को हटाते हैं तो वो वस्तु कितनी जल्दी अपनी अवस्था में परिवर्तित होती है, यानी कि अपने पूर्ण अवस्था को प्राप्त करती है, उसे हम प्रत्यास्था कहेंगे। जड़त्व कहने का अर्थ है कि जो वस्तु अपनी स्थिति में है वो उस स्थिति में रहना चाहती है, ये किसी वस्तु का जड़त्व कहलाता है। तो जो यांत्रिक तरंगे हैं, इनके माध्यम के संचरण इन दोनों फैक्टर पे डिपेंडेंट है, यानी प्रत्यास्था और जड़त्व के कारण ही यांत्रिक तरंगों में किसी माध्यम में संचरण संभव है। अब आते हैं यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण। हम यांत्रिक तरंग को तीन भाग में बांटते हैं। यांत्रिक तरंग को ध्वनि तरंग कहते हैं क्योंकि ध्वनि यांत्रिक तरंग है, इसलिए ज़्यादातर केस में यांत्रिक तरंग को हम ध्वनि से कंपेयर करते हैं और ये कह सकते हैं कि यांत्रिक तरंग एक ध्वनि तरंग है। परंतु सभी ध्वनि तरंग की ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। इसी आधार पर इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया, यानी कि सुनने के आधार पर यांत्रिक तरंग को हम तीन भाग में बांटे, यानी कि सुनने के आधार पर ध्वनि को भी हम तीन भाग में बांट सकते हैं। यांत्रिक तरंग को भी इसी तरह तीन भाग में बांटे। इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपको पहले बताया थे कि यांत्रिक तरंग को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगें अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं, अनुदैर्घ्य भी। ज़्यादातर केस में अनुदैर्घ्य होती हैं। यांत्रिक तरंग में पहला हमारा प्रकार है श्रव्य ध्वनि तरंग। श्रव्य कहने का ये अर्थ है सुनने वाला। ऑडिएबल साउंड वेव। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यह मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। जो हम लोग सुनते हैं उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन इसी से आते हैं कि मनुष्य किस रेंज की आवृत्ति के ध्वनि को सुन पाता है। तब 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज के बीच बताएंगे, या 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज को ही 20,000 हर्ट्ज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपश्रव्य ध्वनि तरंग।
अपश्रव्य कहने का अर्थ है कि इंफ्रासोनिक, यानी कि उस रेंज से कम। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी कि बहुत कम आवृत्ति वाले तरंग हैं अपश्रव्य ध्वनि तरंग, 20 हर्ट्ज से कम, उन्हें मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है, ये अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। कहने का अर्थ है कि अपश्रव्य तरंग हो या प्रासर्व तरंग हो, मनुष्य अपने रेंज के बाहर ना कभी सुना है या ना कभी सुनेगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बात करें तो इस रेंज में अगर ध्वनि है तो मनुष्य सुन पाएगा, इससे कम है तब भी नहीं सुन पाएगा, इससे ज़्यादा भी होगा तब भी नहीं सुन पाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। अपश्रव्य तरंगें बड़े ध्वनि स्रोत या वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। भूकंप के समय पृथ्वी से उत्पन्न तरंगें अपश्रव्य तरंगें होती हैं, इसलिए इसे जानवर लोग पहले ही अनुभव कर लेते हैं या सुन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपश्रव्य तरंगें कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ इत्यादि जंतुओं द्वारा सुना जा सकता है। एक पॉइंट है यहाँ कि हृदय के कंपन से अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम हृदय के कंपन को नहीं सुन पाते हैं, इसलिए हृदय का कंपन जो है वो अपश्रव्य तरंग में आते हैं। थर्ड टाइप है हमारा प्रसर्व तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। इसमें कहा गया कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को प्रसर्व तरंग कहते हैं, और यह भी जो है मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। हमने आपको बताया था कि मनुष्य अपने रेंज से कम या अपने रेंज से अधिक की कोई भी तरंगे नहीं सुन पाता है, या तो 20,000 से अधिक की बात करें या 20 हर्ट्ज से कम की बात करें। सर्वप्रथम गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सीटी द्वारा इसे उत्पन्न किया था। गॉल्टन साहब ने एक सीटी बनाई थी और सीटी के द्वारा प्रसर्व तरंग को उत्पन्न किया गया था। तो कई बार कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम प्रसर्व तरंग किस वैज्ञानिक ने उत्पन्न किया था और किस माध्यम से भी उत्पन्न किया था, ये भी पूछ सकता है। आजकल जो है हम इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोलन के द्वारा उत्पन्न करते हैं। पहले पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछता था, अब जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल को पूछा जा रहा है कि आजकल हम जो है प्रसर्व तरंगें कैसे उत्पन्न करते हैं। तो उसमें हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑप्शन में हो तो उसे लगाएंगे, नहीं तो फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि अधिक आवृत्ति एवं कम तरंग दैर्ध्य, जिनके पास आवृत्ति ज़्यादा होगी और कम तरंग दैर्ध्य होंगे। अधिक आवृत्ति कहने का अर्थ है कि अधिक बार कंपन, कम तरंग दैर्ध्य कहने का अर्थ है कि बहुत कम विस्थापन होगा उनका एक दोलन में, होने के कारण इसमें अधिक ऊर्जा संचित होती है। अधिक आवृत्ति है तो अधिक ऊर्जा संचित करेगी, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आते हैं प्रसर्व तरंग को पढ़ने के बाद इनके उपयोग, यानी कि प्रसर्व तरंग को कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहला हमारा समुद्र की गहराई में या उसमें डूबी वस्तुओं को पता लगाने में सोनार में सहायता ली जाती है। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी पर अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उसे खोजने में हमें बहुत परेशानी होती है, जबकि वो हमारे पृथ्वी पे सिर्फ 29% भाग है, 71% भाग जल है, और जल में अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसे हम गोता लगा करके या गोताखोर द्वारा नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि समुद्र की जब गहराई में कोई वस्तु जाती है तो जल के दबाव के कारण लोग भी वहाँ नहीं जा पाते, टेक्नोलॉजी नहीं जा पाती। तो उस टाइम हम सोनार में यही प्रसर्व तरंगों का उपयोग करते हैं, जिससे हम वस्तु का पता लगाते हैं कि उसकी स्थिति कहाँ है और कहाँ गुम हुई है। सोनार को हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग से हम समुद्र की गहराई, जल में किसी वस्तु का पता लगाने में इसका यूज़ करते हैं। समुद्र की गहराई नापने में भी इसका यूज़ करते हैं, और समुद्र की कोई वस्तु अगर गुम हो गई है समुद्र में तो उसका भी पता लगाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि समुद्र में जो सोनार है वो यहाँ से रिफ्लेक्शन के माध्यम से तरंगे छोड़ रही हैं, और फोर रिफ्लेक्शन के बाद फिर तरंगे लौटती हैं, और जब कोई वस्तु से टकराव होता है तो तरंगे जल्दी लौटती हैं। नेक्स्ट हमारा है संकेत भेजने में। संकेत भेजने में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो है फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी दूर तक जा पाते हैं, इसीलिए संकेत भेजने में इसका यूज़ करते हैं।
उद्योग मशीन के पुर्जे व चिमनियों में जमी कालिख को साफ करने में, जैसे अगर एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में बड़े बड़े चिमनियाँ लगी होती हैं, हालांकि बहुत सारी कंपनियों में लगी हुई होती हैं, पर एनटीपीसी को आप लोग देखे होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें जो चिमनियाँ हैं तो उसमें तो हम लोग को चढ़ा करके उसके जल्ले या जो कालिख लग जाता है धुआं से, उसको साफ नहीं करवा पाएंगे। तो उस जगह पे हम लोग मशीन के पार्ट पुर्जे हैं या जो हम चिमनियाँ की बात कर रहे हैं उसे साफ करने के लिए परासर तरंगों को छोड़ते हैं, और उसमें अधिक फ्रिक्वेंसी होने के कारण वो छल्ला कंपन के बाद गिर जाती हैं। कृषि में कीटों को नष्ट करने में आप लोग देखे होंगे, जो कुछ दिन पहले हम लोग टिड्डों के आक्रमण से ग्रसित थे या बहुत सारे जगह पे टिड्डे आक्रमण कर दिए थे, तो उस जगह पे हम लोग परासर तरंगों को यूज़ करके इन सब चीज़ों को, टिड्डों को भगा सकते हैं या इनको नष्ट भी कर सकते हैं। चिकित्सा में भी करते हैं इसका यूज, जैसे कि ईसीजी में अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम लोग किसी महिला की गर्भवती होने का पता लगाते हैं। पथरी, अगर छोटा पथरी है या बड़ा पथरी है, तब भी ट्यूमर, जो दिमाग का जो कैंसर होता है ट्यूमर, उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि इससे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव देखते हैं, छोड़ते हैं, और यहाँ में किसी महिला के गर्भवती होने का या बच्चे की स्थिति का पता लगा पाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से। आगे आते हैं, गुर्दे की छोटी जो पथरियाँ होती हैं उनके बारीक कणों को तोड़ने में, अगर किसी का पथरी छोटा है तो उसके ऑपरेशन से बचने के लिए हम लोग इसी परासर तरंगों को यूज़ करके इस पे परासर तरंगें छोड़ के इसको तोड़ने का काम करते हैं, जिससे उस मनुष्य को ऑपरेशन से निजात हो जाती है। जीवाणुनाशक के रूप में या गठिया के रूप में, गठिया जो है शरीर के जॉइंट पे जो द्रव होते हैं वो धक्का जम जाते हैं, और जिससे वो काफ़ी पैनिक क्रिएट करते हैं। तो परासर तरंगों का यूज़ करके हम इस पे अटैक करते हैं और इसको तोड़ते हैं। जैसे हम लोग पतड़ी को तोड़े थे, जैसे इसको भी तोड़ेंगे, तोड़ करके इसे लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, जिससे गठिया का इलाज भी हो जाता है। नेक्स्ट है, कुछ जंतु जैसे कुछ कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। चमगादड़ तो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकता है। चमगादड़ उच्च तरंगों के प्रसार ध्वनि को अपने शिकारों को खोजता है और अपना रास्ता निर्धारित करता है। आप यहाँ देख पाएंगे कि चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ रहा है, और ये अपने कीटों का भी पता लगाता है, यानी कि अपने भोजन का भी पता लगाता है इको लोकेशन के द्वारा, और प्रसार ध्वनि को छोड़ता है, प्रसार ध्वनि को सुन भी पाता है। जैसे ही डॉल्फिन भी है, प्रसार ध्वनि को छोड़ करके अपने रास्ते का पता भी लगाता है, अपने शिकार का भी पता लगाता है और उस पर अटैक करता है। जबकि एक और जानवर है पोर्पोइरस, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चमगादड़ और डॉल्फिन बहुत पुराने हो गए हैं, इसलिए अब नया ट्रेंड में पोर्पोइरस को पूछा जा रहा है कि पोर्पोइरस भी जो है वो प्रसार ध्वनि का यूज़ करके अपने शिकार का पता लगाता है और सुन भी पाता है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये प्रसार तरंगे हैं जो किडनी में बारीक कणों को, जो पथरी है उस पर छोड़ा जा रहा है ताकि ये टूट जाए। तो आपको हम एग्जाम्पल में बताए थे कि किडनी में जो पथरी के छोटे बारीक कण होते हैं उसे तोड़ने में भी हम प्रसार तरंगों का यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का तरंग और ध्वनि पार्ट 2। अगले पार्ट में हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में जानेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुटेशन।